चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम कई सारी नई चीज़ें पढ़ेंगे एंडोस्पर्म के बारे में, यानी कि भ्रूण पोष के बारे में डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं। याद करो मैंने लास्ट क्लास में क्या किया था। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। डबल फर्टिलाइजेशन या एक और चीज़ मैंने इसी के अंदर बताया था आपको, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन यानी दोहरा निषेचन और त्रिसंयलन। ये चीज़ मैंने आपको पिछले क्लास में बताई थी। मैं आपको एक बार शॉर्ट समरी दे देती हूँ उस बारे में, उसके बाद हम आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे ताकि हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ, है ना। देखो मैंने बताया था ये आपका क्या है, ये आपका एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है। मैं इन सब की हिंदी आपको पिछले क्लासेस में लिखवा चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो। देखो ये ऊपर वाला जो एंड था वो था आपका चलाजल एंड। मैंने आपको उल्टा करवाया था ये चीज़, है ना। चलाजल एंड आप कहीं भी ऊपर नीचे कर सकते हो, बस चलाजल एंड के साइड में क्या होना चाहिए, एंटीपोडल्स होना चाहिए, बस एंटीपोडल्स। ठीक है, आप चाहे इसको नीचे बना लो चाहे इसको ऊपर बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस चलाजल एंड जहाँ है वहाँ क्या होना चाहिए, एंटीपोडल्स होना चाहिए। और उसके अपोजिट साइड में क्या होना चाहिए, सिनर्जिड्स। और एक बीच में क्या होना चाहिए, एग सेल होना चाहिए, आपका अंडकोशिका। मैं इस कलर से बना दे रही हूँ। ये क्या होना चाहिए, एग सेल होना चाहिए, एग सेल यानी कि अंडकोशिका। आज मुझे इसी से मतलब है, और मुझे किससे मतलब है, यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई थी बीच में, है ना। ध्रुवीय केंद्रक था, इसको क्या कहते थे, पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में क्या किया था, मैं एक बार आपको आइडिया देती हूँ थोड़ा सा। देखो हमने पोलर न्यूक्लियाई में ला करके एक मेल गैमेट छोड़ दिया था और दूसरा मेल गैमेट ला करके छोड़ दिया था एग सेल में। ठीक है, क्या लाया था हमने, मेल गैमेट, नर युग्मक, मेल गैमीट यानी कि नर युग्मक, है ना। दो मेल गैमेट एक पॉलन ग्रेन में होते हैं, तो हमने दो युग्मक ला के छोड़ दिए थे। ठीक है, एक पॉलन ग्रेन में एक परागकण में दो गैमीट होते हैं, मेल गैमीट। तो एक एम्ब्रियो सैक में कितने मेल गैमीट को हमें डालना पड़ेगा, दो। एक मिलता है पोलर न्यूक्लियाई से और आगे चल के बनाता है एंडोस्पर्म, और दूसरा मिलता है एग सेल से और आगे चल करके बनाता है जाइगोट। ठीक है, और ये क्या बनाता है, ये बनाता है एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष। ठीक है, तो आज हमें इसी के बारे में देखना है, एंडोस्पर्म के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब दोहरा निषेचन हो गया तो उसके बाद कौन सी चीज़ किस चीज़ में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, देखो पोलर न्यूक्लियाई बदल जाता है एंडोस्पर्म में। ठीक है, और ये अंदर वाली पूरी कोशिका, ठीक है, पहले ये बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में बदलता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, जिसे शॉर्ट में PEN कहते हैं। और बाद में चल करके ये एंडोस्पर्म बनाता है, थोड़ा सा बड़ा होकर के ये क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। और आपका एग सेल क्या बना देता है, जाइगोट। ऐसे ही देखते हैं अलग अलग कोशिकाएं क्या बना देती हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स आगे चल करके क्या बनाते हैं, उस चीज़ को आज हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एंडोस्पर्म को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो पहले ये चीज़ें आप नोट कर लो, आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद यानी निषेचन के पश्चात पोलर न्यूक्लियाई ध्रुवीय केंद्रक से आगे चल करके क्या बनता है, तो आप कहोगे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, मैं लिख देती हूँ आपके लिए, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, ये बनता है आपके लिए, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। और यही आगे चल के विकसित होकर के क्या बना देता है, एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष बना देता है। ठीक है, अच्छा इसको शॉर्ट में PEN बोलते हैं, PEN। ठीक है, अच्छा एक और बात आप नोट कर लेना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये जो मैंने अभी आपको एक कोशिका बना के दिखाई थी ना,
मैंने इसमें आपको कोशिका एक बार गिनवाई थी। ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं हैं, नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं, 3 3 6, और एक जो बीच वाला भाग है ना, ये भी एक पूरी कोशिका है। उस कोशिका को हम कहते थे सेंट्रल सेल। क्या कहते थे? सेंट्रल सेल, यानी केंद्रीय कोशिका। केंद्रक तो न्यूक्लियस होता है ना, केंद्रीय कोशिका यानी जो बीच में कोशिका है उसको कहते हैं केंद्रीय कोशिका। ठीक है, तो आप ये बात याद रखना, ये केंद्रीय कोशिका आगे चल करके क्या बनाएगी? इस केंद्रीय कोशिका को हम कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, ये क्या बना देगी? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और इन्हीं दोनों से मिल करके आगे चल के क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आगे चल करके विकसित होकर ये एंडोस्पर्म बनाते हैं। इसका क्या काम है अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसका हिंदी आप लिख सकते हो प्राथमिक एंडोस्पर्म यानी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, और इसका सिर्फ भ्रूणपोष आप लिख सकते हो। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ, पोलर न्यूक्लियाई ध्रुवीय केंद्रक निषेचन के पश्चात बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और सेंट्रल सेल जिसके अंदर ये ध्रुवीय केंद्रक है वह आगे चल करके बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। अब आगे देखो, एग सेल में अंड कोशिका में जब मेल गैमेट नर युग्मक मिल जाता था तो वो क्या बनाता था? वो बनाता था जाइगोट, जो बड़ा होकर के क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लिख लेना, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हमने ओवरी के बारे में पढ़ा था, याद है? मैंने ओवरी इस तरह से बनाई थी आपके लिए। देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से बनाई थी आपके लिए ओवरी, पूरा स्त्री केसर मैंने इस तरह से बनाया था। और इसी के अंदर तो आपका वो था, इसी के अंदर था ओव्यूल। कई सारे ओव्यूल थे, यहाँ पे मैं एक बना रही हूँ। ठीक है, इसी के अंदर आपका ओव्यूल था। इसी ओव्यूल को मैंने इसी के अंदर एम्ब्रियो सैक बनाया था इस तरह से। इसी के अंदर क्या बना था? एम्ब्रियो सैक। तो ये पूरा ओव्यूल का आगे चल करके क्या होगा? ये पूरा ओव्यूल बनाता है बीज। देखो, बीजांड ओव्यूल को हिंदी में कहते हैं। ठीक है, या गुरु बीजाणुधानी भी कहते थे इसी को। यही आगे चल करके क्या बनाता है? सीड बनाता है, यानी बीज बनाता है। और ये पूरा ओवरी, ये पूरा जो ओवरी है वो आगे चल करके क्या बनाता है? वो बनाता है फल। और ये सारा पार्ट फूल का झड़ जाता है, खराब हो जाता है इन सारे पार्ट का, और बाकी बचे जो पार्ट थे वो सब झड़ करके खराब हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ ओवरी बचती है, सिर्फ और सिर्फ ओवरी बचती है, और वही चल के क्या बनाती है? फ्रूट यानी फल का निर्माण करती है। ठीक है, और उसी फल को हम खा लेते हैं ना, उसके अंदर बीज होते हैं। तो बीज वास्तव में था क्या पहले? बीज था पहले ओव्यूल यानी कि बीजांड था। ठीक है, तो इतनी बातें आप एक बार नोट कर लो अच्छे से, आप याद रखना। आज का हमारा मकसद है कि हम एंडोस्पर्म को डिटेल में पढ़ें। ठीक है, और फिर कल की क्लास में हम एम्ब्रियो को डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर फ्रूट और सीड को पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपको थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप मेरे पूरे लेक्चर्स देखते हो, आपको कहीं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चाहे आप नीट के लिए बना रहे हो, चाहे आप बोर्ड के लिए बना रहे हो। ओके, तो आज का हमारा मकसद है एंडोस्पर्म को पढ़ना। एक बार आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। एंडोस्पर्म भ्रूणपोष के बारे में देखते हैं। देखो, एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे बना? वो बना था आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। आप कहोगे मैम सीड में एंडोस्पर्म कौन सा पार्ट होता है, हमें तो नहीं पता। तो मैं आपको समझाती हूँ। कोकोनट का एग्जाम्पल लेते हैं, नारियल के एग्जाम्पल से समझते हैं। नारियल के एग्जाम्पल में सबसे बेहतर तरीके से समझ में आता है। तो देखो, नारियल के अगर बीज की बात करूं तो आपको जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्या है? नारियल का बीज है। इस पूरे ये जो कड़ा पार्ट होता है ना नारियल का, जिसे हम नहीं खाते फेंक देते, और इसके अंदर का पूरा पार्ट, ये पूरा मिला करके बीज कहलाता है। ठीक है, अब देखो बीज का कटा मैंने इसको बीज से काट करके भी बगल में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो बीज को काटने के बाद जो आपको वाइट वाइट अंदर दिख रहा है ना, अंदर की तरफ वाइट वाइट कलर का, वो क्या है? एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो सीड के अंदर ही क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये नारियल पूरा का पूरा सीड है। आपसे पूछा जाता है कभी कभी इमेज के फॉर्म में, नीट वाले पहले पूछते थे
ठीक है, कि आपका ये जो पूरा नारियल है ये क्या है, सीड है, और इसके अंदर कटा हुआ पार्ट जो आपको वाइट कलर का दिख रहा है, सफ़ेद गूदा, वो क्या है, वो एंडोस्पर्म है। और आपको पता होगा नारियल के अंदर पानी भी होता है, तो मैम वो पानी क्या है, तो वो पानी है आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो नारियल का पानी जो होता है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। क्या होता है ना, नारियल का जो एंडोस्पर्म टिश्यू है वो लगातार, एंडोस्पर्म जब बनता है तो वो लगातार डिवाइड होके पहले पानी बनाता है। ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, और उसके बाद चल करके वो किनारे किनारे वाला सफ़ेद गूदा बनता है। ठीक है, तो बाद में चल करके उस पूरे सफ़ेद गूदे को जब उसमें पानी ख़त्म हो गया तब हम उसे कहते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो इस बात को आप नोट कर लो, फिर हम आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल से आपको ये समझा देती हूँ। कहोगे मैम आपने कोकोनट में समझा दिया, बाकी बीजों में समझाओ। तो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं मेज का, मेज यानी भुट्टे का। ठीक है, मक्के का दाना ले लेते हैं। देखो ये एक क्या है, ये एक मक्के का दाना है, यानी एक सीड है। ठीक है, एक सीड है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें जो बेटा बीच में है ना, बीच में हल्के येलो कलर का जो दिख रहा है वो है आपका एम्ब्रियो। ठीक है, वो क्या था, जाइगोट था पहले, और जाइगोट से ही बाद में चलकर क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। मैंने अभी अभी आपको बताया था। और इसके जो किनारे किनारे वाला गाढ़ा येलो कलर का पार्ट आपको दिख रहा है वो क्या है, एंडोस्पर्म है। ठीक है, वो क्या है, एंडोस्पर्म है। और ये पूरा मिला करके क्या है, ये पूरा एक सीड कहलाता है, एक दाना कहलाता है। ठीक है, तो आई होप अब आपको सीड, एंडोस्पर्म और आपका एम्ब्रियो ये सब कैसे होते हैं सीड्स में, ये बातें थोड़ी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, हर सीड में ऐसा होता है, हर सीड में होता है, आपको दिखेगा। कुछ सीड में एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, उस बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलो एंडोस्पर्म के बारे में कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। आपको क्या लिखना है, देखो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के पहले कि ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना है ना, तो एम्ब्रियो बनने से पहले क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म बन जाता है। हमेशा याद रखना कि भ्रूणपोष का विकास भ्रूण से पहले होता है। ठीक है, ये भी आपसे स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाता है, ट्रू है कि फॉल्स है, कौन सा पहले बनता है, कौन सा बाद में बनता है। तो आप ये याद रखना, क्यों ये पहले बनता है, क्योंकि इसी से पोषण लेकर के एम्ब्रियो डेवलप करेगा। तो पहले आप कोई अनाज रखोगे तब तो किसी को बड़ा होने में मदद करोगे। जैसे मान लो कोई बच्चा आया घर में, ठीक है, तब जाके जाओगे कमाने वनाने की, उसको पहले से ही पोषण देना शुरू करोगे, उसके पहले से ही कुछ खिलाओगे पिलाओगे, उसको पोषण देने के लिए कुछ चाहिए। तो जैसे जैसे जाइगोट एम्ब्रियो में बदलेगा, उसे खाने के लिए कुछ चाहिए। उसका खाना कौन है, एंडोस्पर्म है, भ्रूण पोष है। नाम ही बता रहा है कि भ्रूण को क्या करेगा, ये पोषित करेगा। ठीक है, तो एंडोस्पर्म क्या है, भ्रूण पोष है, भ्रूण को पोषित करने वाला है। तो पहले थोड़ा सा इसे बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप एम्ब्रियो को बनाना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो हमेशा एंडोस्पर्म भ्रूण पोष बनेगा, उसके खाने की चीज़ें पहले बनेंगी, उसके बाद वो उसका विकास होगा। ठीक है, अब देखो सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म हैव रिजर्व फूड, जो कि मैंने अभी बताया कि उसके अंदर क्या होता है, खाना होता है। भ्रूण की कोशिकाओं में भ्रूण के लिए संरक्षित खाद्य सामग्री होती है। ठीक है, और PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है, कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहता है, और इसी को कहते हैं मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष, जो कि नारियल का पानी था। तो आप इसको अंडरलाइन करके लिख लेना कि नारियल का पानी मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष है। और जो वाइट वाला पार्ट है नारियल का वो क्या है, एंडोस्पर्म है। मैंने शायद यहाँ पे लिखवाया भी है, हाँ देखो, कोकोनट वाटर यानी कि कच्चे नारियल का पानी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। और वाइट कर्नल, वाइट वाला जो अभी मैंने दिखाया था आपको, जो खाते हैं आप लोग, है ना, वो क्या है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, या इसको साधारण तौर पे आप एंडोस्पर्म भी बोल सकते हो। ठीक है, याद करो आगे चल करके जब वो सूख जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पानी सूख जाता है और सिर्फ एंडोस्पर्म बचता है। इसलिए मैंने कहा कि इस एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और एंडोस्पर्म सेल दोनों मिला करके क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बेटा मतलब बाहर की तरफ बहुत नॉइज़ हो रही है, तो वीडियो बना पाना मुश्किल हो रहा है थोड़ा, इस वजह से मैं आपके लिए अभी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। फिर मैंने सोचा अब बहुत गैप हो जा रहा है, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, क्योंकि थोड़ा फेस्टिवल का माहौल है तो आसपास बहुत सारी नॉइज़ है, शायद आपको आ भी रहे होंगे। ठीक है, तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करो, क्या कर सकते हैं, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। आप ये बातें अच्छे से ध्यान रखो। नेक्स्ट क्लास में हम एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, एम्ब्रियो के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक छोटी सी बात रह गई थी। जो आपका एंडोस्पर्म होता है ना, एंडोस्पर्म जो आपका एंडोस्पर्म होता है वो होता है 3N, यानी कि ट्रिप्लॉइड, जिसे आप कहते हो त्रिसूत्री। ये चीज़ मैंने आपको जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से बताई थी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, पर खैर एक बार फिर से बता देती हूँ। त्रिसूत्री मतलब होता है 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमोसोम के 3 सेट हैं। जैसे मान लो एक कोशिका में, ठीक है, एक कोशिका में मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये आपका तीसरा क्रोमोसोम है, अलग अलग क्रोमोसोम है सारे, तो इसे आप कहोगे हैप्लॉइड। हैप्लॉइड यानी कि एक सूत्री कहोगे इसे आप, क्योंकि हैप्लॉइड, और इसको एन से दिखाते हैं, एन से, स्मॉल एन से, क्योंकि इसमें किसी का कोई जोड़ा नहीं है, ये सारे अकेले अकेले हैं। लेकिन यहीं एक मैं ऐसे बना दूं, देखो एक ये, फिर ये दूसरा उसी के साथ वाला, फिर ये, फिर उसके बाद ये, तो अब क्या हो गए, सारे जोड़े में हो गए, ठीक है, सारे में जोड़े में हो गए, तो इसे हम कहते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड यानी कि द्विसूत्री कहते हैं, ठीक है। इसको 2N से दिखाते हैं, यानी कि दो दो हैं, एक क्रोमोसोम डबल डबल है, ठीक है। अब तीसरे की बारी आती है। तीसरा देखो अब क्या हो सकता है, अब इसी को 3 बना दो, देखो 1 2 3, ठीक है, फिर 1 2 3, फिर अगला भी 1 2 3, यानी एक ही क्रोमोसोम 3 बार रिपीट हो, एक ही तरह का क्रोमोसोम 3 बार रिपीट हो, तो उसी को कहते हैं ट्रिप्लॉइड, यानी कि त्रिसूत्री, ठीक है, त्रिसूत्री। तो एंडोस्पर्म क्या होता है, त्रिसूत्री होता है, यानी एक क्रोमोसोम वहां पे 3 बार रिपीट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखना, इसका रीज़न भी आपसे पूछते हैं कि क्यों एंडोस्पर्म आपका ट्रिप्लॉइड है, तो इसका रीज़न मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो यहाँ पे याद रखना, एक केंद्रक में जो आपका पूरा एम्ब्रियो सैक है, उसके एक केंद्रक में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, N नंबर के होते हैं, यानी एक सूत्री होते हैं वो। तो इस केंद्रक में N, इस केंद्रक में N और N क्या हो गए, 2N हो गए। और फिर बाहर से एक मेल गैमेट आ रहा है, उसके पास भी क्या है, N है, ठीक है। तो 2N + N कितना हो गए, 3N हो गए। तो आपका जो एंडोस्पर्म होता है उसमें कितनी सूत्रता होती है, उसकी 3N होती है। और आपका जो एग सेल होता है, वापस से हर एक कोशिका में एक केंद्रक होगा, उस एक केंद्रक में कितना है, N है। फिर मेल गैमेट आ रहा है N लेकर के, दोनों मिला के क्या हो गए, 2N हो गए। तो जो आपका जाइगोट होता है वो 2N होता है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना, जो आपके मेल गैमेट होते हैं उनके पास वो एक सूत्री होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, NN होता है। और एम्ब्रियो सैक के सारे सेल के अंदर, एक एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, NN होता है। एंटीपोडल्स भी सारे तीनों क्या होंगे, NN होंगे। जोड़ा क्यों नहीं, क्योंकि ये तीनों अलग अलग हैं। यहाँ पे क्यों जोड़ दिया, क्योंकि ये तीनों मिल के एक त्रिसंयलन कर रहे थे, 3 न्यूक्लियस मिल रहे थे, तो 3N हो जा रहा था, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। ये बात याद रखना, आपसे पूछा जाता है कि ट्रिप्लॉइड कौन सा है, ठीक है, तो आप कहोगे एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा एम्ब्रियो। ओके, ठीक है।